हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हमारा क्यूरिंग। आज हम क्यूरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्यूरिंग एक नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन हम इससे रिलेटेड आज इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारी स्लैब की क्यूरिंग करी गई है। नॉर्मल भाषा में आरसीसी छत की क्यूरिंग करी गई है। तो चलिए हम अब आज के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्यूरिंग। तो अब हम क्यूरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है क्यूरिंग के लिए कि मेंटेन द रिक्वायर्ड मॉइस्चर इन द हार्डन कंक्रीट फॉर सम टाइम और कीपिंग इट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर इज़ कॉल्ड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तो हार्डन कंक्रीट में रिक्वायर्ड मॉइस्चर को मेंटेन रखना और उसमें जो उसकी नमी को बनाए रखना, कंक्रीट की नमी को लगातार बनाए रखना, यही हमारा क्यूरिंग कहलाता है। इसके लिए हम इस पानी कंक्रीट में छिड़कते रहते हैं। तो एक तरह से इसको हम डेफिनेशन कह सकते हैं क्यूरिंग की। तो अब हम पढ़ते हैं अपना अगला पॉइंट जो दिया है यहाँ पे। जो हाइड्रेशन जो है लॉन्ग पीरियड की एक क्रिया है, लंबे समय तक चलती है। और इस लंबे समय तक चलने वाले हाइड्रेशन क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन वेपोराइजेशन से और भी अन्य कारणों से कई दिन बाद कंक्रीट का पानी सूख जाता है, तो इसके लिए हमें क्यूरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो लॉन्ग टाइप ऑफ हाइड्रेशन के लिए हमें क्यूरिंग की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से आप ये पॉइंट देख सकते हैं। अब कंक्रीट की क्यूरिंग जितनी ज़्यादा की जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये एक छोटा सा पॉइंट है, सीधा पूछा जा सकता है कि क्यूरिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब हम अपने अगले पॉइंट्स की तरफ पढ़ते हैं। अगर क्यूरिंग नहीं की जाएगी तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी नहीं आएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। या फिर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्यूरिंग घटेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी घटेगी। अगर क्यूरिंग आप नहीं करेंगे तो अच्छे से हाइड्रेशन क्रिया नहीं हो पाएगी कंक्रीट की, और कंक्रीट जो है ना कुछ ज़्यादा ही ब्रिटल बन जाएगी और वो जल्दी ही कंप्रेसिव लोड आने पर भी टूटने लगेगी। जबकि कंप्रेसिव लोड में कंक्रीट जो है हमारी हाई स्ट्रेंथ रखती है। अब क्यूरिंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट पर क्यूरिंग डिपेंड करती है। किस टाइप की कंक्रीट है तो हम क्यूरिंग किस टाइप की या कितने दिनों तक करेंगे। एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर हमारी क्यूरिंग डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल, इन सभी पर क्यूरिंग हमारी डिपेंड करती है। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं उसके हिसाब से हम क्यूरिंग करते हैं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कम है उसमें भी क्यूरिंग इफेक्ट करता है। टेम्परेचर, ये सब आप देख सकते हैं क्यूरिंग सीधा किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ से हमारा अगला पॉइंट है, तो क्यूरिंग जो है कंक्रीट के सेट हो जाने के बाद स्टार्ट करी जाती है। जब हमारी कंक्रीट सेट हो जाती है तब क्यूरिंग स्टार्ट करी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे बाद कंक्रीट की क्यूरिंग स्टार्ट करी जाती है। नॉर्मल वेदर में कंक्रीट की क्यूरिंग 7 से 14 दिनों तक की जाती है। हॉट वेदर में कंक्रीट की क्यूरिंग 14 से 21 दिनों तक की जाती है। और कोल्ड वेदर में कंक्रीट की क्यूरिंग 14 दिनों तक की जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये SSC JEE में सीधे पूछे जाते हैं। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा भाई, और सब्सक्राइब बटन को लाल से काला कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है भाई ये करना। अब हम बात करें लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए क्यूरिंग का टाइम पीरियड कितना सेट है, तो वो होता है हमारा 28 डेज़। और 28 डेज़ ऑफ क्यूरिंग के बाद कंक्रीट जो है अपनी 90% स्ट्रेंथ डेवलप कर लेती है। तो ये आपको याद रखना है। और OPC के लिए क्यूरिंग का टाइम पीरियड 7 डेज़ का होता है। PPC और PSC आप पोज़ोलाना, स्लैग सीमेंट, इन सब सीमेंट्स के यूज़ में जो क्यूरिंग का टाइम पीरियड होता है वो हमें OPC से अधिक रखना होता है। तो आप इसको 7 to 14 डेज़ मान सकते हैं।
तो चलिए RSC सीमेंट के लिए हमारी जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसके लिए 4 to 7 डेज़ हमारा क्यूरिंग का टाइम पीरियड होता है। ये सब सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, इनमें दिमाग लगाने वाला कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स का हमें पता होना ज़रूरी होता है। तो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग के बारे में। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है फॉर कंटिन्यूइंग द हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस को चालू रखने के लिए या फिर क्रियान्वित रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्यूरिंग आवश्यक होती है, क्योंकि अगर पानी सूख जाएगा एक समय के बाद फिर क्यूरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आता है फॉर मेंटेनिंग मॉइस्चर इन द पोर्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के जो छिद्र होते हैं उनमें मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए, वहाँ से मॉइस्चर टूट हटेगा तो हाइड्रेशन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। टू फिल अप द लॉस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू वेपोराइजेशन। अब जो वेपोराइजेशन की वजह से कंक्रीट का पानी उड़ गया है, उसकी कमी को फिल करने के लिए भी क्यूरिंग करी जाती है। अब अगला पॉइंट है हमारा इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी एंड अब्रेशन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की वल्नरेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में जल भेद्यता भी कहते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन टेक्निकल टर्म था। ये तो कंक्रीट की वल्नरेबिलिटी को और एब्रेशन कैपेसिटी, उसका मतलब कितना वो घिसाव या घिसाव को सह सकता है, वही हमारी एब्रेशन कैपेसिटी कहलाती है। तो एब्रेशन कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है क्या, क्यूरिंग। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ क्यूरिंग के बारे में। क्यूरिंग के मेन कौन से मेथड्स होते हैं। तो पहला हमारा मेथड होता है शेडिंग कंक्रीट वर्क्स, दूसरा होता है कवरिंग विद हेसियन एंड गानी बैग्स, तीसरा होता है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, चौथा होता है बाई पॉन्डिंग और पांचवा होता है मेम्ब्रेन क्यूरिंग। और यहाँ पे एक छठा पॉइंट भी होता है जो कि है हमारा स्टीम क्यूरिंग। तो ये 6 मेन पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे रुकिए, मैं आपको 6 ही एक स्क्रीन में दिखाता हूँ अभी। तो ये 6 मेन पॉइंट्स होते हैं कंक्रीट की क्यूरिंग करने के। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड ऑफ हमारा क्यूरिंग का होता है वो फ्रेश कंक्रीट की क्यूरिंग के लिए होता है, और जो अदर मेथड्स होते हैं क्यूरिंग के वो हार्डन कंक्रीट की क्यूरिंग के होते हैं। अब फ्रेश कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, अपने एक नया वीडियो मैं आपके लिए तैयार करूंगा जहाँ पे मैं क्वालिटीज़ ऑफ हार्डन कंक्रीट एंड क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट बताऊंगा। और फिलहाल बात करें फ्रेश कंक्रीट की क्वालिटी की, तो मैं सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो ये जो होती हैं फ्रेश कंक्रीट की क्वालिटीज़ होती हैं। तो फ्रेश कंक्रीट क्या होती है, हार्डन कंक्रीट क्या होती है, मैं आपको आगे अपने वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी हमारा मेन टॉपिक, अब हम बढ़ते हैं अपने क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट के पहले मेथड की तरफ, जो कि हमारा शेडिंग कंक्रीट वर्क्स। तो हम देखते हैं ये हमारा फ्रेश कंक्रीट के लिए क्यूरिंग का मेथड होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऊपर ही बता चुका हूँ। तो फ्रेश कंक्रीट में वेपोराइजेशन के थ्रू मॉइस्चर लॉस को रोकने के लिए हम कंक्रीट को टारपोलिन और थिक वाटर कम क्लोथ्स से कवर कर देते हैं। अब तारपोलिन की बोरी या फिर आप जान रहे होंगे जो हमारे पास तारपोलिन की पन्नियाँ होती हैं। अब ये थिक वाटर कम क्लोथ्स क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं जल सह पन्नियाँ या जल सह पदार्थ। जल सह कपड़ा होता है, जल सह कपड़ा, जल सह कपड़ा आप जानते होंगे। तो चलिए अब हम देखिए फ्रेश कंक्रीट में वेपोराइजेशन के थ्रू मॉइस्चर लॉस को रोकने के लिए हम उसको टारपोलिन और जलसे कपड़े से कवर कर देते हैं। यही हमारा मेथड होता है शेडिंग कंक्रीट वर्क्स का। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर कंक्रीट इज सेट, कवर रिमूव कर दिया जाता है और क्यूरिंग करी जाती है किसी भी अन्य मेथड से। जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो कवर को रिमूव कर दिया जाता है, किसी भी अन्य विधि से क्यूरिंग कर ली जाती है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। कोल्ड वेदर में
जब फ्रस्ट के समय पर जब हमारी ओस गिरती है तब कंक्रीट को कवर करने से जो उसके अंदर ही हाई हीट जनरेट होती है हाइड्रेशन के कारण, वो कंक्रीट को फ्रीज़ होने से बचाती है। तो कोल्ड वेदर में कवरिंग विद टारपोलिन या शेडिंग कंक्रीट वर्क्स मेथड का ये फ़ायदा होता है कि वो फ्रस्ट को के कारण कंक्रीट को जमने से बचाता है। तो आप देख सकते हैं। अब यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है पेवमेंट और रूफ स्लैब के लिए नॉर्मली शेडिंग कंक्रीट वर्क्स मेथड को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे ये तिरपाल से टारपोलिन के कवर से कंक्रीट स्लैब, ये इसको हम स्लैब या पेवमेंट भी कह सकते हैं, पेवमेंट दिख रहा है, पेवमेंट को कवर किया गया है। चलिए अब हम अपने अगले क्यूरिंग के मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा कवरिंग विद हेसियन एंड गनी बैग, स्टार्ट के बोरो या फिर प्लास्टिक के बोरों से कवर करके। तो कंक्रीट सरफेस को बैग्स ऑफ सैक, एम्प्टी बैग्स ऑफ सीमेंट एंड कैनवास के द्वारा कवर किया जाता है और उनकी नमी को मेंटेन रखा जाता है ताकि कंक्रीट मॉइस्ट बनी रहे। इस विधि में ये किया जाता है कि कंक्रीट को टाट के बोरों से या फिर खाली सीमेंट के बोरों से कवर किया जाता है ताकि उनकी नमी बनी रहे। अब कंक्रीट वर्टिकल और स्लोपी सरफेस में कवर को जो है ना अच्छे से बांध देना चाहिए ताकि वह फिसले नहीं। ये भी एक पॉइंट है। ये हम देखेंगे कि हम जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनमें कवर को जब टाट की बोरी लपेटते हैं तो उसको बांध देते हैं, वरना तो नीचे गिर जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या रह गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा बैग ऑफ सैक को रेगुलर इंटरवल पर पानी छिड़कना चाहिए। बैग ऑफ सैक पर रेगुलर इंटरवल पर पानी छिड़कना चाहिए ताकि वह सूख ना सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। बैग ऑफ सैक यहाँ पे सैक जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप देसी भाषा में समझ सकते हैं टाट की बोरी आप सब जानते ही होंगे। तो इसका यूज़ आरसीसी कॉलम, बीम और वॉल ईटीसी के क्यूरिंग के लिए किया जाता है। इस मेथड का यूज़ अब फ्लैट सरफेस जो होती हैं उनमें हम 5 mm थिक बालू की एक 5 mm मोटी लेयर बिछाकर उसमें समय समय पर पानी छिड़क कर भी उसकी तराई कर सकते हैं। ये भी एक इफ़ेक्टिव मेथड है। तो ये आपने इस मेथड के बारे में भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे वर्टिकल मेंबर को टाट की बोरी से ढका गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कॉलम में कैसे टाट की बोरी बांधी गई है और उस पर ये एक लेबर हमारा पानी भी छिड़क रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट ऑफ क्यूरिंग, मतलब अगले मेथड ऑफ क्यूरिंग की तरफ से, स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर कंक्रीट पर पानी छिड़कना। तो कंक्रीट सरफेस में कुछ समय अंतराल पर पानी छिड़का जाता है। इस विधि में कंक्रीट की सरफेस में थोड़े थोड़े समय अंतराल पर पानी छिड़का जाता है। यह एक बहुत ही आसान विधि होती है, सिंपल मेथड होता है, परंतु यह इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें पानी बहुत जल्दी बह जाता है और कंक्रीट सूखी बनी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये भी एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आसान विधि तो है परंतु इफ़ेक्टिव नहीं है। अब हैवी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। इस विधि में पानी बहुत अधिक वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें देखिए ये तो एक यूनिवर्सल पॉइंट है, हर क्यूरिंग के लिए पॉइंट है। इसको आप नोट करके भी लिख सकते हो नोट में। शुड नॉट यूज़ सी वाटर फॉर क्यूरिंग के लिए आपको कभी भी सी वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सी वाटर हमारा क्षारीय होता है और उससे अच्छी क्यूरिंग नहीं हो पाती है। तो स्प्रिंकलिंग वाटर में आप देख सकते हैं कि ये एक स्किल लेबर हैं वो छत पर पानी छिड़क रहे हैं। तो ये किसी सी विधि है, ये हम भी अपनाते हैं अपने दीवारों की क्यूरिंग के लिए, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल तौर पर, लेकिन ये एक इफेक्टिव क्यूरिंग नहीं है। अब हमारे पास चौथा मेथड आ गया यहाँ पे, बाई पॉन्डिंग। अब पॉन्डिंग विधि भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे। हम लोग अपनी छतों में ज़्यादातर पॉन्डिंग विधि से ही क्यूरिंग करते हैं। तो कंक्रीट फ्लोर पर या फिर स्लैब पे या फिर रोड पेमेंट या फिर अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, कंक्रीट फ्लोर, स्लैब, रोड पेमेंट या फिर और भी जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उन सब की क्यूरिंग के लिए यह एक उत्तम विधि है। तो जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो फिर इस पर बालू या फिर किले के अलग कई सरफेस बना दिए जाते हैं, मतलब इसमें क्यारियाँ बना दी जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारी छत है तो इसमें अलग अलग क्यारियाँ बना दी जाएंगी बालू और क्ले से, और छत को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। और फिर इन सभी भागों में 30 से 50 mm गहराई तक पानी भर दिया जाता है जिससे छत की क्यूरिंग होती है। अब
इस विधि में जो पूरी छत का पूरा एरिया होता है उसमें बराबर मात्रा में पानी रहता है, तो इसका क्यूरिंग भी अच्छे तरीके से होता है। यह भी एक आसान विधि है और यह भी एक इफ़ेक्टिव विधि है। और हैवी अमाउंट ऑफ वाटर इसमें लेकिन इसमें भी हैवी अमाउंट ऑफ वाटर का यूजेस होता है। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर हमको यूज़ करना पड़ता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अब ये मेनली प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर्स फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर क्यूरिंग मेंबर आर पुट इनटू वाटर टैंक। वाटर टैंक शुड चेंज आफ्टर 1 वीक। प्रीकास्ट मेंबर की क्यूरिंग के लिए उनको हम वाटर टैंक में ही डाल देते हैं पानी से भरे, और हफ्ते भर में उनका वाटर चेंज किया करते हैं जब तक कि उनकी क्यूरिंग पूरी ना हो जाए। तो प्रीकास्ट मेंबर के लिए एक मेथड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंड के अलग अलग क्यारियाँ बनाकर उनमें पानी भर दिया गया है और ये छत हमारी तराई करी जा रही है। तो ये हमारा पॉन्डिंग मेथड द्वारा तराई है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले मेथड पर, जो कि है हमारे मेम्ब्रेन क्यूरिंग। अब मेम्ब्रेन क्यूरिंग जो हमारा ड्राई प्रोसेस ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग होती है। मेम्ब्रेन क्यूरिंग हमारी ड्राई प्रोसेस होती है कंक्रीट क्यूरिंग का, ये आपको याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जाता है। वेट कंक्रीट सरफेस कवर्ड थ्रू वाटर को मेम्ब्रेन। जो हमारा कंक्रीट का सूखा सरफेस होता है उसको वाटर को मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन के ऐसे गोल से आप झिल्ली से कवर कर देते हैं ताकि कंक्रीट के इस पार का पानी उस पार ना जा सके। दिस मेम्ब्रेन मेंटेन्स मॉइस्चर इनसाइड, दैट्स हाउ हाइड्रेशन प्रोसेस विल रन। तो ये जो हम मेम्ब्रेन लगाते हैं कंक्रीट सरफेस पर, वो कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन रखता है और उसी के कारण कंक्रीट की हाइड्रेशन प्रोसेस पूर्ण हो पाती है। अब इन दिस मेथड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब इस विधि में पानी का छिड़काव रिक्वायर्ड नहीं होता है, पानी को नहीं छिड़कना पड़ता है, क्योंकि ये विधि वहीं यूज़ की जाती है जहाँ पानी की कम मात्रा उपलब्ध होती है। अभी आगे पॉइंट आएगा। वाटर को मेम्ब्रेन जो हमारा सॉलिड और लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब अगले पॉइंट देखते हैं। कॉमनली जो है ना हमारी पॉलीथीन की मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, बिटुमिन पेपर मेम्ब्रेन के रूप में यूज़ किया जाता है, वैक्सी इमल्सन और बिटुमिन इमल्सन मेम्ब्रेन के रूप में यूज़ किया जाता है। अब बिफोर कोटिंग द वाटर कम कंपाउंड्स पार्शियली क्यूरिंग द कंक्रीट इज डन। अब ये मेम्ब्रेन या फिर वाटर कम कंपाउंड्स लगाने से पहले कंक्रीट को आंशिक तौर पर भिगो देना चाहिए ताकि उसका हाइड्रेशन अच्छे से हो सके। वाटर कम कंपाउंड जो कोटिंग करी जाती है वो 2 कोट्स में कोटिंग करनी चाहिए मेम्ब्रेन की। अब मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज़ नॉट बेटर देन वेट क्यूरिंग, but in that areas where water is limited to use it is useful। तो इस पॉइंट में हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन क्यूरिंग जो हमारी वेट क्यूरिंग ऊपर हम पढ़े हैं उन सबसे अच्छी नहीं होती, लेकिन कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हमें पानी की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है, तो वहाँ मेम्ब्रेन क्यूरिंग यूज़ की जाती है। जैसे रेगिस्तानी इलाका आप समझिए, तो वहाँ कहाँ इतना पानी उपलब्ध होगा, तो वहाँ पर हम मेम्ब्रेन क्यूरिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं मेम्ब्रेन क्यूरिंग का। इसमें ये सब पन्नी लगा रहे हैं, उसके ऊपर इमल्शन लगा रहे हैं और 3-4 लेयर में पन्नी बिछा रहे हैं। तो एक क्यूरिंग का बढ़िया सा उदाहरण है। अब हम अपनी अगली और लास्ट क्यूरिंग की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारी स्टीम क्यूरिंग। अब स्टीम क्यूरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो एक त्वरित क्यूरिंग होती है, एक्सेलरेटेड क्यूरिंग होती है, मतलब ये बहुत जल्दी ही डन हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन रेट जो है हाई टेम्परेचर पर अधिक होती है। ये पॉइंट आपको पता ही होगा, कंक्रीट जितना अधिक टेम्परेचर पर अधिक स्ट्रेंथ गेन करता है। इट मीन्स इन स्टीम क्यूरिंग स्ट्रेंथ गेन रेट ऑफ कंक्रीट इज़ वेरी हाई। स्टीम क्यूरिंग में कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन रेट जो होगा वो बहुत ही उच्च होता है। सो दैट क्यूरिंग पीरियड शुड लेस। इसी कारण से जो हमारा क्यूरिंग पीरियड वो कम होता है स्टीम क्यूरिंग में, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ही जल्दी गेन हो रही है, तो क्यूरिंग पीरियड को हम घटा सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब 4 से 5 घंटे की जो स्ट्रेंथ होती है स्टीम क्यूरिंग की गई कंक्रीट की, वह 28 दिन तक वेट क्यूरिंग की गई कंक्रीट की 70% कवर कर लेती है। मतलब एक तरफ वेट क्यूरिंग में आप 28 दिन क्यूरिंग कर रहे हैं और उसी 28 दिन की क्यूरिंग की 70% जो स्ट्रेंथ है वो स्टीम क्यूरिंग में 4 to 5 आवर्स में आई जा रही है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हमारी स्टीम क्यूरिंग कितनी इफ़ेक्टिव होती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे।
अब अगला पॉइंट देखेंगे। इन स्टीम क्यूरिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंक्रीट इज इक्वली डन। स्टीम क्यूरिंग में तो कंक्रीट के हर पार्ट की क्यूरिंग इक्वली डन होती है, समान रूप से होती है। टेम्परेचर ऑफ स्टीम शुड नॉट ग्रेटर देन 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका हमको ध्यान रखना है। इससे अधिक टेम्परेचर पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण कंक्रीट की स्ट्रेंथ घटने लगती है। इन द प्लेस ऑफ स्टीम फॉर क्यूरिंग हॉट वाटर इज़ आल्सो यूजेबल, तो हॉट वाटर से क्यूरिंग करना भी हमारा यूजेबल होता है, अगर हम इतना हॉट वाटर अवेलेबल करा पाएँ। टेम्परेचर ऑफ जो हॉट वाटर का हम रखेंगे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इट इज़ मोर यूजेबल फॉर प्री कास्ट कंक्रीट मेंबर, ये जो प्री कास्ट कंक्रीट मेंबर के लिए बहुत अधिक यूज़ करी जा सकती है, क्योंकि इतनी स्टीम जो बाद में कास्ट होते हैं कंक्रीट मेंबर, उनके लिए पोस्ट कास्ट नहीं यूज़ करी जा सकती। इतनी स्टीम हम कहाँ से लाएंगे भाई कि 5-6 घंटे तक वो स्टीम में रहें। हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए जो है नहीं यूज़ करी जाती है, और ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के लिए हाईली यूजेबल होती है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि किस सीमेंट के लिए कौन सी क्यूरिंग आपकी यूजेबल होती है। तो ये आप स्टीम क्यूरिंग की फ़ोटो देख सकते हैं कि ये अंदर हमारे प्री कास्ट मेंबर रखे हैं इस मशीनरी के, और अंदर भाप से इनकी क्यूरिंग करी गई है। और ये ऐसा एक सिलेंडर नुमा एक मशीन होती है, जिसमें देख रहे हैं आप कितनी असेंबली जुड़ी होती हैं, बहुत तगड़ी मशीन होती है ये। इसके द्वारा ही हमारी स्टीम क्यूरिंग डन करी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को लाल से काला ज़रूर करें। पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए मैं हर लेक्चर में आपसे बताता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर अभी आपको इरिगेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी। हमारे चैनल पर मैं बताता हूँ आपको अभी आपको कौन कौन से इरिगेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको सीमेंट की तो होल प्लेलिस्ट ही हमने डाल दी है, तो ये सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप इनसे आके अपने सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।